राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो उपचुनाव को लेकर है। जहां एक तरफ दिल्ली छाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में मिल्कीपुर की सीट पर मलकियत अब राजधानी की तरह भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और इन्हीं सब के बीच हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता एमएलसी हमारे साथ मौजूद है, श्रीचंद शर्मा जी विधायक हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि आपको भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर इस गद्दी पर आप काबिज हुए और साथ ही साथ मिल्कीपुर में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है आप लोगों ने वोटों के मामलों में। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रणनीति आपकी रही जिसकी वजह से आज मिल्कीपुर में मलकियत आपकी होने जा रही है? देखिए, मैं मिल्कीपुर से ही शुरू करता हूँ। मिल्कीपुर में 2017 में भी हम लोग चुनाव जीते थे। 2017 में मैं वहाँ चुनाव प्रभारी था भाजपा की ओर से, और हमारे गोरखनाथ बाबा वहाँ कैंडिडेट थे, वो चुनाव लड़े थे। तो उस समय भी हम लोग इन्हीं अवधेश प्रसाद से, जो बड़े अहंकार में घूम रहे थे और ये दिखाते हुए घूम रहे थे, अखिलेश बाबा उनको सिर पर रख के घूम रहे थे शो करते हुए कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा किला ढा दिया हो। उस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इन्हीं को हराकर हमारे कैंडिडेट चुनाव जीते थे। 2017 में विधायक बने थे। और इस बार किसी भुलावे में हमारे लोग रह गए। सबको लग रहा था कि बीजेपी की सरकार तो बन ही रही है, कुछ ना कुछ शिथिलता रह गई, उसका लाभ इन लोगों ने उठा लिया हमारी फैजाबाद सीट पर। और पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में ये बदनामी करने का काम किया कि देखो अयोध्या में भी भाजपा हार गई, अयोध्या में भाजपा हार गई। उसका जनता में बड़ा रोष था और बड़ी नाराजगी थी इस बात को लेकर, बड़ी चुभन थी। और उसका इस जनता ने बदला लिया है। उपचुनाव में इनको करीब 62,000 वोट से चुनाव हराकर, इन्हीं अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को हराकर इनको जवाब दिया है करारा कि अहंकार जो है भगवान का भोजन है, भगवान अहंकार को खा जाते हैं। तो भगवान राम की नगरी में चलो किसी कृपावश बन गए थे सांसद, तो लेकिन ये कभी उनको प्रणाम करने नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, भगवान राम में आस्था नहीं रखते। तो ऐसे निकम्मों को लंबे समय तक वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई संगम में। भले ही कई विवाद भी इधर उधर हुए, लेकिन संगम के क्षेत्र तक वो भी पहुंच गए। अब सवाल ये है, क्योंकि मिल्कीपुर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी का खाता बहुत कम यहाँ पर बार खुला है, जैसा कि आप भी बता रहे थे, और बीजेपी को उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा वो मंत्र आप लोगों ने अपना लिया जिसकी वजह से ये खिला और इतने 60,000 से ज्यादा वोटों से आप बता रहे हैं जीत दर्ज कर ली है? तो वो क्या मंत्र रहा है जो मिल्कीपुर में आपने अपनाया और समाजवादी पार्टी को बताना चाहेंगे, जिससे अगली बार तो कम से कम वो मजबूती के साथ आए? मुस्कुरा भी रहे हैं आप। मंत्रीबाजी मैंने अभी बताया था कि जो अखिलेश बाबू का अहंकार था और वो जो चिढ़ा रहे थे राम भक्तों को, ये राम भक्तों ने उसका बदला लिया है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए और भगवान राम के प्रति जो इन्होंने एक अपमानजनक माहौल बना के रखा, व्यवहार बना के रखा, उसका जवाब वहाँ की जनता ने दिया है। 62,000 वोट से जिताया है। और मैंने पहले भी बताया कि 2017 में भी हम इनको हरा चुके हैं। 2017 में वहाँ हमारे गोरखनाथ बाबा जो है वो हमारे विधायक बने थे। उस समय मैं ही वहाँ चुनाव प्रभारी था। तो यही उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे अवधेश प्रसाद, इनको हम उस समय भी हरा चुके हैं। तो कोई बड़ा विषय नहीं था। कोई अंतर विरोध रहते हैं, कुछ अन्य चीज़ें रहती हैं जिनके कारण से कई बार दूसरों को सफलता मिल जाती है, पर उसमें इतने गरूर में नहीं आना चाहिए कि वो पूरे उन्होंने ये दर्शा दिया जैसे भगवान राम के मंदिर के बनने का वहाँ की जनता कुछ प्रभाव नहीं मान रही है, जैसे वो भगवान राम के साथ ना हो या भगवान राम के भक्तों के साथ ना हो या मोदी जी और योगी जी के साथ ना हो, ऐसा दर्शाने का इन्होंने प्रयास किया, पूरे विश्व में बदनामी की। उसका जवाब वहाँ की जनता ने दे दिया। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, और एक और वीडियो या यूं कह लूं कि एक बयान बहुत वायरल हुआ अखिलेश यादव का, जिसमें वो कहते हैं कि हमें सफेद कपड़ा भिजवा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेकर के, कि बिल्कुल अपंग हो गया है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी जीतती आई है और यही उनका आरोप है। 5 तारीख से ही लगता चला आया। यदि ऐसा होता तो हमारी सबकी ये जो कोशिश थी या वातावरण था कि अब की बार 400 पार, तो यदि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम ना किया होता या व्यवस्थाएं निष्पक्ष ना रही होती तो हो सकता हमारी 400 पार होती। यदि वो ऐसा मानते हैं कि इस चुनाव आयोग हमारे साथ है तो 400 पार होनी चाहिए थी। 400 पार तो नहीं हुई हमारी, तो इसका मतलब चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है। लेकिन जब ये जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग भी ठीक काम कर रहा है। जब ये हारते हैं
तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं, सिवा अपनी समीक्षा करने की बजाय, अपनी कुनीतियों की समीक्षा करने की बजाय दूसरों पर ठीकरा फोड़ना, ये इनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलती। आपने जिक्र किया राम मंदिर का, आप कुंभ का भी जिक्र कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद को लेकर के जो लड़ाई है वो संभल में भी नजर आई है, और यही वजह है कि वहां पर भी हमारी टीम पहुंची, हमने कई वहां पर रिपोर्ट्स किए और ये देखा कि आपने भी एक पत्र लिखा है। क्या कुछ वो पूरा किस्सा है, कैसे आप संभल के इस विवाद को देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना भी चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये मुस्लिमों के हितैषी नहीं है। ये मुस्लिम कट्टरवाद के पोषक हैं, केवल मुस्लिमों के पोषक नहीं है, मुस्लिम कट्टरवाद के पोषक हैं। और जो संभल वाला विषय है, ये कांग्रेस का एक नेता हुआ करता था मंजर शफी, उसने वहाँ पर इस हिंसा को अंजाम दिया था। उसने अपने गुंडों को लगाकर हिंदुओं का कत्लेआम कराया था। 3 दिन तक लगातार लोग मारे जाते रहे। उस समय डीएम भी वहाँ मुस्लिम था और उसने कर्फ्यू नहीं लगाया, कोई रोकने का इंतजाम नहीं किया। एक तरफा 184 हिंदू मारे गए। आप कल्पना करिए, झगड़ा नहीं था, वो झगड़ा होता तो एक आध मुस्लिम भी मरता, लेकिन 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनको मारा गया। जो कुछ लोग बेचारे, एक लाला बनवारी लाल जी थे, उनकी खांडसारी की दुकान थी, खांडसारी का काम था, उनकी फड़ पे बैठे थे, उनको उठा के भट्टी में झोंक दिया। एक लाला मुरारी लाल थे, उनकी फड़ पे जो कुछ लोग जान बचाने के लिए छुप गए थे, तो उनको मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जला दिया। तो एक तरह से नरसंहार इतना बड़ा हुआ था। ये कश्मीर की जैसा जेनोसाइड है, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, ये चीज़ें दब गई। 1994 में सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसने उन सबके मुकदमे वापस ले लिए। 175 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें एक को भी सजा नहीं हुई। उन लोगों की जमीनों पर, मकानों पर लोगं ने, इन मुस्लिमों ने कब्जे कर लिए, आतताइयों ने, और उनका संरक्षण सरकार से मिलता रहा, सरकारों से। अब जब हमने ये विषय उठाया विधान परिषद में, तो उसकी जांच हुई और जांच में वो चीज़ें निकल के आई। और अब जाकर एक सैनी समाज का परिवार था, जिनके बाबा को मार दिया गया था, और वो बच्चे बेचारे ठेले कुलचा लगाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी ज़मीन अब उनको वापस मिली है, और मंदिर और आदि जो निकल रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। संभल में हमने देखा कि न केवल मंदिर मिला है, बल्कि कुएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो कुएं भी मिले, और यहाँ तक कि बावड़ी तक मिलती है। इतनी बड़ी इमारत को किसी वजह से या किन वजहों से दबा दिया गया, इसको सबको लेकर के, क्योंकि आप भी लगातार इस पर मुखर होकर के बोलते रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, क्या कुछ आगे आप लोग एक्शन लेने वाले हैं सरकार के तौर पर भी, और पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर भी कहूं तो क्या कुछ एक्शन आप आगे लेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, हमारे योगी जी का मंतव्य एकदम स्पष्ट है, और जो चीज़ें लोगों ने कब्जा ली हैं उनके कब्जे से बाहर निकाली जाएंगी। जो पीड़ितों की ज़मीन और मकान है उनको दिलवाए जाएंगे, वापस कराए जाएंगे, और इसमें जांच होने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक हम अपना विषय जारी रखेंगे। इस विषय को यूं ही छोड़ने वाले नहीं है। पहले तो मुझे योगी जी पर ही पूर्ण विश्वास है कि पूरा उसका पीछा करेंगे और वो निकलवा कर रहेंगे, और हम लोग भी उसमें अपना परस्यू करते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ श्री चंद्र शर्मा जी हैं, जो कि एमएलसी हैं, और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति संभल को लेकर बनाई गई है, और न केवल संभल को लेकर बल्कि उपचुनाव में जो मिल्कीपुर में जीत दर्ज की है उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी कैसी रही, और जो आरोप लगातार एक तरीके से अयोध्या वासियों पर लगा, वो भी अयोध्या ने खुद ही धो दिया है, और उसमें कैसी अहम भूमिका निभाते नजर आए उसका